स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दाब। तो दाब को जैसा कि आपको पता है क्या बोलते हैं, प्रेशर भी बोलते हैं। तो आज हम समझते हैं कि दाब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली हमें किसके ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स के हर टॉपिक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर बनते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दाब। आपसे पूछा जाता है दाब क्या होता है, तो आपको क्या बताना, किसी सतह पे कोई भी एक सरफेस हो गया, उसकी जो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। कोई भी आपका क्षेत्र हो जाएगा, कोई भी आपका सरफेस होगा, उस पे जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बल दाब को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। तो जैसा कि आपको पता है बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। उसी तरह आपका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इससे न्यूटन और मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दाब का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना क्या होता है, पास्कल होता है। अब आपको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बल इसमें दाब का क्या फॉर्मूला होता है, बल अपॉन में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है दाब का जो मात्रक होता है तो क्या होता है, आपको पास्कल बताना। दाब के 2 से 3 मात्रक और होते हैं जिन्हें भी आपको याद करने की जरूरत है। आपको याद रखना, एक आपका पास्कल होता है और एक आपका बार होता है जो दाब का ही मात्रक होता है, एक टोर होता है। आपको याद रखना 3 मात्रक है, पास्कल हो गया, बार हो गया और टोर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है एक बराबर कितना, एक बराबर कितने पास्कल होते हैं, तो आपको याद रखना है 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। एक बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। अगर आपसे टोर में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है एक टोर बराबर क्या होता है, 133.8 पास्कल होते हैं। इसी तरह आपका एक और होता है दाब का ही मात्रक जो वायुमंडलीय दाब होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब क्या, तो आप क्या बताना, वायु द्वारा जो वायुमंडल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बल जो होता है। मतलब जो आपके वायुमंडल पे जो बल लगता है ना, वायु द्वारा, और किसके द्वारा, तो वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा वायुमंडल के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल मतलब सतह पर जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, एटीएम से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके ये भी याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, एटीएम से प्रदर्शित करते हैं। एटीएम अगर इक्वल में आपसे पूछा जाए तो आपको कितना होता है, इसमें 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में आपसे पूछा जाता है तो कितना होता है, 760 मिलीमीटर होता है। तो आपको याद रखना एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर होती है। और प्लस में, और अगर 76 सेंटीमीटर नहीं दिया और मिलीमीटर में अगर आपसे पूछता है कितना होता है, 776 होता है। अगर पास्कल में एटीएम की वैल्यू पूछी जाती है तो आपको याद रखना है इसकी पास्कल में वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू में 10 की घात 5 पास्कल होता है। आपको याद रखना है कितना होती है जो एटीएम की वैल्यू वायुमंडलीय दाब की पास्कल में होती है। तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब, दाब में हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब में मतलब किसका मापन करते हैं, तो आपको बताना है वायुमंडलीय दाब में जो होता है मापन किसका करते हैं, वायुमंडल का ही करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। इस वायुमंडलीय, अगर आपसे पूछे वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब सॉरी वायुमंडलीय तापमापी होता है जो आप उसको क्या बोलते हैं, और बैरोमीटर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल का जो हम दाब को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपको बताना हम किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए, वायुमंडल के दाब को मेजर करने के लिए। और अगर आपसे पूछी जाती है वायुमंडलीय दाब की बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना है, टॉर्सली ने इसकी खोज की थी। और इसमें क्या भरा होता है आपका, इसमें जो आपको भरा होता है पारा भरा होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, Hg भी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है कि बैरोमीटर में आपको कौन सा पदार्थ भरा होता है, उसमें आपको क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बैरोमीटर की सहायता से आप क्या निकालते हो, तो आप क्या बताना, मौसम संबंधी जो उसकी पहले से भविष्यवाणी की जाती है वो सारी की सारी हम किसके थ्रू करते हैं, बैरोमीटर के द्वारा ही करते हैं। तो बैरोमीटर की सहायता से आप क्या करते हैं, मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। जैसे कि आपको इसमें क्या होता है, जो इसमें पाठ्यांक होता है उसके नीचे या ऊपर चलने, ऊपर नीचे गिरने से, अचानक ऊपर जाने से, इससे हम क्या लगाते हैं, मौसम की जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि मतलब आज का मौसम कैसा रहेगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी समझते हैं कि कौन से पाठ्यांक, किस पाठ्यांक के द्वारा हम क्या पता लगता है हमें। तो जैसे कि ये पहले बैरोमीटर के जो पाठ्यांक अचानक अगर नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आंधी आने की संभावना होती है। अगर जो उसका पाठ्यांक होता है जिसमें मतलब मेजर किया जाता है वायुमंडलीय दाब को, तो अगर वो अचानक से नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आज क्या मतलब होता है कि आंधी आने की संभावना होती है। किससे, अगर उसका पाठ्यांक क्या होता है अचानक से नीचे गिर जाता है।
और अगर आपसे पूछा जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो तो बारिश होने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है, बारिश होने की संभावना होती है। अगर अचानक से नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर क्या होता है आपका धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, दिन साफ रहने की संभावना होती है, मतलब सूरज अच्छा खिला रहेगा, ऐसी संभावना होती है। कब, जब बैरोमीटर आपका क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं नाप के उदाहरण आपकी कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि कील को आगे से नुकीली बनाई जाती है, तो आपको पता होगा जो कील को जब आगे से नुकीला बनाया जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है बिल्कुल जरा सी सतह पे ही आता है, तो जिससे क्या होता है, हमें दाब क्या देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है, मतलब हम प्रेशर उस पर ज्यादा लगाते हैं, तो जिससे कील अंदर दीवार के अंदर आसानी से क्या हो जाती है, चली जाती है। अगर आपसे पूछी जाती है कि जो कील की आगे की नोक होती है उसे नुकीली क्यों बनाया जाता है, तो किस लिए बनाया जाता है, ताकि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाए, जिससे हमें बल क्या होता है, ज्यादा देना पड़ता है, जिससे कील आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। इसके बाद आपसे एक और इसी में एग्जाम्पल आता है कि जैसे दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है, तो इससे क्या होगा, जब वो व्यक्ति दलदल में खड़ा रहेगा तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों ही पैरों पर रहेगा। तो क्षेत्रफल अगर आपका कम रहेगा तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। सॉरी, क्षेत्रफल भी आपका, हाँ, क्षेत्रफल आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो दाब रहेगा प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो खड़े रहने की अपेक्षा जो अगर दलदल में कोई व्यक्ति लेट जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो दाब होता है प्रेशर उससे कम लगता है, तो उससे थोड़ी आराम मिलता है इससे। तो इसलिए भी आप इसका, तो मतलब दलदल में फंसे व्यक्ति को इसलिए लेटने की सलाह दी जाती है, ताकि जो प्रेशर उसके ऊपर कम रहेगा, ताकि उसे आराम रहेगा उससे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी गुब्बारे को कि नाखून से फोड़ना ज्यादा आसान होगा या फिर सुई से, तो आपको इसमें भी बताना है किससे, सुई से फोड़ना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जो सुई होता है, सुई का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है आपको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसका कम रहेगा तो दबाव उस पर क्या ज्यादा रहेगा, तो आप जैसे ही सुई को आराम से बिल्कुल टच करते हो तुरंत गुब्बारा फूट जाता है। अगर आप नाखून से करते हो तो आपको पता है नाखून का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आपको प्रेशर क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपको गुब्बारे को मतलब ज्यादा ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, थोड़े कम प्रेशर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपके गुब्बारे को फूटने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और काफी परेशानी भी होगी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो आपको दाब क्या करना है, कम रहेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहता है क्षेत्रफल और किसके बीच में, दाब के बीच में एक दूसरे का कैसे, बिल्कुल अपोजिट। अगर आपका दाब कम रहेगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, अगर आपका दाब ज़्यादा रहेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, आपका कम रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, मतलब याद करके रख सकते हैं। इसी के बाद अगर आपसे पूछा जाता है पर्वतीय क्षेत्र में वायुमंडल का दाब जो होता है, क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है सतह से नीचे या ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में फर्क पड़ता है, मतलब कुछ प्रभावित होता है। अगर आप ऊपर की साइड जाते तो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। अगर आप सतह के नीचे जाते तो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है जो वायुमंडलीय दाब होता है पर्वतीय क्षेत्र में या मतलब पहाड़ के ऊपर आप जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं तो वहां पे क्या होता जाता है, आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है, दाब होता है वो कम होता जाता है। और सतह के नीचे आप जैसे भी चले जाते हैं उससे क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, उच्च होता जाता है। समुद्री सतह जैसे आप उसको बोल सकते हैं, तो आप उसको भी बोल सकते हैं। अगर आपसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आपको क्या बताना है कि ऊंचाई पर हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनके मुंह से और नाक से क्या होने लगता है, खून आने लगता है। तो इसका किस वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है, जो अपने शरीर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जबकि जो ऊंचाई पे होता है, ऊंचाई पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर को जैसे कि आपको पता है कि जो वायु होती है, वायु कैसे प्रभावित होती है, उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रभावित होती है। तो उसी तरह आपका प्रेशर भी होता है, दाब भी होता है। हाँ, आपसे अगर पूछा जाता है जो वायु प्रभावित होती है वो किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है वो दाब की वजह से ही प्रभावित होती है। क्योंकि क्या होता है, जो उच्च मतलब जो वायु का उच्च स्तर होता है वो कहाँ पे, निम्न स्तर की ओर बहती है। तो इसी तरह आपका दाब है, अगर आपके जो शरीर का दाब होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और वायु और पर्वत क्षेत्र का जो दाब होता है वो कम होता है। तो जो हाई दाब होता है वो क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जिस वजह से क्या होता है, मुंह और नाक से क्या आता है, खून आता है। आपको ऐसे उसको याद रखना, अगर आपसे उसका कारण पूछा जाता है तो आपको अब इसका रीजन पता चल गया होगा। और इसी तरह आपको याद रखना है फाउंटेन पेन की स्याही भी बाहर आ जाती है, वो भी किस वजह से होता है, वो भी आपके प्रेशर की वजह से ही होता है। अगर आपसे पूछे वायुमंडल में जो उच्च मतलब हाई प्रेशर के मरीज के नाक और मुंह से खून क्यों आता है, तो आपको याद रखना दाब की वजह से होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो दाब होता है वो अधिक होता है, और वहाँ का जो
पर्वत का दाब होता है, पर्वतीय क्षेत्र का वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से दोनों को मेजर करने के लिए, जैसे कि आपको हवा के बारे में पता है कि जो उच्च दाब से क्या होती है वो निम्न दाब की ओर बहती है, दूसरी तरफ आपका प्रेशर भी होता है कि जो आपका हाई प्रेशर होता है वो कहाँ बाहर की ओर आता है, मतलब कम दाब की ओर आता है। तो इस वजह से नाक और मुंह से क्या होता है, खून आता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे तो दाब को प्रभावित करने वाले आपके कारक कौन कौन से, तो आपको याद रखना है आपके कारक कौन कौन से। पहले मतलब हम पहले कारक में क्या पढ़ते हैं, गलनांक के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए गलनांक क्या होता है। तो आपको गलनांक में क्या याद रखना है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन या क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। मतलब क्षेत्रफल या आयतन बढ़ जाता है। जैसे आप पानी को गर्म करते तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। मोम भी हो सकता है, आपको घी भी हो सकता है। इन पर आपका प्रभाव क्या होता है, कम होता है। इन पे आपका प्रभाव क्या पड़ता है, कम, मतलब कम पड़ता है। अगर आपका गलनांक ज्यादा होता है, मतलब आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। सॉरी, यहाँ पे बढ़ना है, घटना नहीं है। गलनांक भी इसमें क्या होता है, बढ़ता ही है। और इसके बाद है आपका क्वथनांक पर। अगर आप पूछे क्वथनांक पर क्या इसका क्या इसका होता है, तो आपको याद रखना है क्वथनांक पर क्या होता है। इसमें जो होता है इसमें आपको अच्छे से मतलब मेजर याद करके रखना है कि इसमें क्वथनांक में क्या होता है। आपको जैसे पता होगा कि जो पानी होता है बॉईल करने के लिए, जो उसको मतलब ऐसा निम्न ताप होता है जिसको जिसको मतलब इतनी ऊष्मा देना ताकि वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे आपके जल को क्वथनांक पता होगा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका दाब ज्यादा होता है तो आपका क्वथनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अब दोनों में सेम ही होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर आपका दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, आपका क्वथनांक जिसको आप बोलते हो वो भी कम होगा। जैसे कि आपको पूछा जाता है प्रेशर कुकर में खाना बनाने पर मतलब खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो आपको याद है यहाँ पे क्या बताना है कि उसका क्वथनांक में क्या होता है, दाब जो होता है कम होता है। जैसे आपको पता है पानी कितने पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, पानी आपको जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप उसमें दाब ज्यादा होता है तो इसमें, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बॉयल हो सकते हैं, उससे भी कम पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हुए। तो इससे क्या होता है, उस पर प्रेशर ज्यादा रहता है तो खाना क्या होता है, अच्छे से पकता है। इसी तरह अगर आपसे कुछ ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र पे, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहां पे खाना पकाने में ज्यादा मुश्किल क्यों होती है, इस वजह से क्योंकि वहां का जो प्रेशर होता है कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो जो आपका खाना होता है वो कितने पे पकता है, जैसे आपका अभी बॉईल करने का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, आपको 130 और 140 पे ही खाना मतलब वो पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो अगर जब इतने पे होगा बॉईल होना स्टार्ट, तो वहां पे प्रेशर भी कम रहेगा, तो इससे क्या होता है, खाना अच्छे से नहीं पक पाता। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रेशर में क्या होता है, अगर आपका दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर आपका दाब कम होता है तो क्वथनांक भी आपका कम होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब आप कुकर में खाना बनाते हो या प्रेशर कुकर में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका दाब होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपका क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर जब भी आपका जो पानी बॉयल होना कब स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन उसमें क्या होता है, आप प्रेशर कुकर में 80 या 70 पे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा खाना क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से पक जाता है। और समुद्री क्षेत्र में और बाहर के क्षेत्र में आपसे पूछे जाते हैं पर्वत क्षेत्र में, तो पर्वत क्षेत्र में क्या होता है, जो आपका पानी होता है वो 130 से 140 पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो इस वजह से कहाँ वहाँ क्या होता है, खाना पकने में ज्यादा मुश्किल होती है। इसके बाद आपके एक और लास्ट है कि दाब के संबंध में जो पास्कल ने नियम दिए थे वो क्या नियम थे, तो आपको इसके बारे में पता करना है। अगर आपको पूछे पास्कल के नियम दाब संबंधी क्या, तो आपको पहले उनने दो कथन दिए। तो आपका फर्स्ट कथन याद रखना है, यदि गुरुत्व त्वरण का बल होता है, जो गुरुत्व त्वरण होता है, अगर उसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया जाता है, नाग मान लिया जाता है, मतलब शून्य मान लिया जाए, तो किसी भी पात्र में भरे हुए द्रव पर दाब का मान क्या होगा, समान होगा। मतलब वहां पे कोई भी बल नहीं है, तो वहां पे किसी भी पात्र में क्या होगा, जो उसमें द्रव भरा होगा उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा मान समान रहेगा, मतलब पूरा इक्वल रहेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा कथन क्या दिया था, द्रव पर लगाया गया बल सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। मतलब वहां पे अगर कोई भी द्रव है उस पे, मतलब किसी भी पात्र में पानी भरा हुआ, आपके एक बॉयल है उसमें पानी भरा, अगर आप उसमें कोई भी बल लगाते हैं तो उसमें जो बल आप लगाओगे ऊपर के, तो उसमें जितनी भी वहां पे छेद है, बिंदु जो भी होगा, सबके ऊपर क्या रहेगा, समान दिशाओं में ही बल, मतलब एक समान रूप में संचरित होगा, वह सभी दिशा में समान रूप से संचरित होगा। अगर आपसे पूछा जाता है पास्कल के सिद्धांत का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना, हाइड्रो प्रेस में होता है, हाइड्रो का आपका क्या हो जाता है, ब्रेक दिया जाता है और लिफ्ट दिया जाता है। इन सभी में क्या होता है, पास्कल के सिद्धांत पर काम किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, एक एग्जाम्पल में आता है कि अगर किसी पात्र में पानी भरा हुआ है और उसमें 3 छेद किए गए, एक आपका सबसे ऊपर छेद है, फिर आपका दूसरे नंबर पे छेद है, एक आपका सबसे नीचे छेद है। और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ से निकलेगा, तो आपको क्या बताना, जो सबसे नीचे छेद होगा उस जगह से आपका पानी क्या होगा, सबसे ज्यादा निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सबसे नीचे जो क्षेत्र होगा उसमें इक्वल में ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रेशर से भी आपका पानी फेंकेगा, और ज्यादा भी पानी कहाँ से फेंकेगा, जो सबसे नीचे क्षेत्र होगा। आप इसको अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से याद करके रखना है।
अगर आपसे आपको पूछा जाता है द्रव का दाब में संबंध, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, मैंने इसमें मेजर नहीं किया है। एच जी डी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डी होता है वो द्रव का घनत्व तो होता है, एच आपकी ऊंचाई हो जाती है, और आपका क्या हो जाएगा, और गहराई भी हो जाती है। तो आपको तीनों चीजें अच्छे से याद रखनी। जो सबसे दूर मतलब जो सबसे नीचे का छेद होता है, तो उससे पानी जो होता है सबसे दूर फेंकता है। जो सबसे ऊपर रहता है आपका पानी का छेद, वो उससे क्या होता है, पानी सबसे कम दूर तक फेंकता है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि अगर पूछा जाता है किसी पात्र में द्रव भरा होगा, उसमें 3 छेद है, और एक सबसे नीचे है, सेकंड आपका बीच में, और एक सबसे ऊपर है। तो किस छेद से पानी जो होगा सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा, तो आपको बताना है सबसे नीचे वाला छेद होगा उससे सबसे दूर फेंकेगा, और सबसे कम का किस छेद से फेंकेगा, जो आपका सबसे ऊपर होगा। तो बस आज के लिए आपका इतना ही था। आज का मतलब आपका जो टॉपिक है पास्कल दाब का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पास्कल के भी नियम पढ़ लिए हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जो अगर आप जैसे वायु कैसे प्रभावित होती है, तो वायु भी जो आपकी होती है किस सिद्धांत पर प्रभावित होती है, वो भी दाब की वजह से ही प्रभावित होता है। और वायु प्रभावित होने के लिए क्या होना है, दाब में अंतर होना चाहिए। मतलब जो एक उच्च दाब से निम्न दाब की वायु हमेशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही प्रभावित होती है। तो आपको क्या करना है, किस वजह से होती है, दाब में अंतर की वजह से भी वायु का वो प्रभावित होती है। तो बस आज आपके लिए इतना ही था। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।